पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। एक तरफ पीएम मोदी काम करके दिखा रहे हैं तो वहीं विपक्ष के लोग सिर्फ बयानबाजी कर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन काम करना किसे कहते हैं, पीएम मोदी ने दिखा दिया है। वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग सिर्फ पीएम मोदी के खिलाफ भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग विदेश नीति को फेल बता रहे हैं, लेकिन अब जो खबर आई है उससे विपक्ष एक्सपोज हो गया है। दरअसल ग्लोबल मंच पर भारत की दमदार एंट्री हुई है। पीएम मोदी 15 से 17 जून तक होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस के दौरे के दौरान जीन नोएल बेरोट से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत की भूमिका और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को लेकर विस्तार से चर्चा की। वहीं मोदी सरकार ने मिडिल ईस्ट संकट के बीच पैदा होने वाले मामलों पर नजर रखने के लिए कमेटी का गठन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में ये ग्रुप बनाया गया है। ये कमेटी मिडिल ईस्ट में जारी जंग जैसे हालात से देश पर पड़ने वाले असर पर नजर रखेगी। इस कमेटी की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ दूसरे मंत्री भी सदस्य हैं। वहीं कांग्रेस के जो लोग पाकिस्तान को चौधरी साबित करके मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध रुकवा रहा है, पाकिस्तान शांति दूत बन रहा है, लेकिन भारत कहां है, उन्हें तगड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मोदी सरकार पर निशाना साध रही थी कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, ये भारत की फेल विदेश नीति है। लेकिन पश्चिम एशिया संकट में खुद को मध्यस्थता दिखाने की कोशिश करने में लगे पाकिस्तान को अमेरिका ने ठेंगा दिखा दिया है। अमेरिका के जियोपॉलिटिक्स रिस्क एडवाइजर और पूर्व अमेरिकी आर्मी के अधिकारी कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने पाकिस्तान की साख पर सवाल उठा दिया। डगलस ने कहा कि पाकिस्तान खुद में एक प्रॉब्लम है और इजराइल भी उस पर भरोसा नहीं करता है। डगलस के अलावा भारत के भीतर और बाहर भी कई राजनयिक ऐसे हैं जो पीएम मोदी को मानते हैं कि वो युद्ध के संकट से बाहर निकलने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अमेरिका के वार एक्सपर्ट डगलस ने कहा है कि पाकिस्तान खुद आर्थिक समेत कई अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से जूझ रहा है। पाकिस्तान से मदद मांगना ऐसा होगा जैसे ऐसे किसी व्यक्ति से खाली कमरा मांगना जो खुद जलते हुए घर में रह रहा हो। यहां तक कि इजराइल भी इस्लामाबाद के मध्यस्थता की बात पर खिल्ली उड़ाएगा। उसे पाकिस्तान पर कतई भरोसा नहीं होगा कि वो न्यूट्रल रह सके। वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान पर संकेतों में तंज कसते हुए कहा है कि पीएम मोदी और मैं ही काम पूरा करते हैं, ज्यादातर लोग ये काम पूरा नहीं कर पाते। इससे पहले मंगलवार को ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया था तो देखा आपने कैसे कांग्रेस को करारा जवाब मिल गया है कि पाकिस्तान को लेकर जो वो मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे उसमें कोई दम नहीं है। वहीं आप दर्शक भी मानते हैं कि भारत की विदेश नीति सही ट्रैक पर है और पीएम मोदी सही फैसला ले रहे हैं तो कमेंट में वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की है। पेट्रोलियम पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए लीटर घटाकर 3 रुपए लीटर कर दी गई है, जबकि डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की ड्यूटी पूरी तरह से हटा ली गई है और अब ये शून्य हो गई है। इस कटौती से दोनों ईंधनों पर केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स 10 रुपए प्रति लीटर कम हो गए हैं। वहीं मोदी सरकार ने लोकसभा में विदेशी योगदान विनियम अधिनियम यानी FCRA को बदलने वाला विधेयक पेश किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद विदेश से मिले पैसे की पारदर्शिता बढ़ाना है और उसका सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि यह विधेयक खतरनाक तो है, लेकिन उन लोगों के लिए खतरनाक है जो इस पैसे का गलत इस्तेमाल करके धर्म परिवर्तन कराते हैं और अपना फायदा उठाते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की चिंता कम नहीं हो रही है। राहुल गांधी की नागरिकता का पुराना विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। उन पर दोहरी नागरिकता रखने को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या एक बार फिर राहुल गांधी की सांसदी जा सकती है, क्योंकि इस बार कोर्ट से जो खबर आई है उससे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहे इस मामले में अब कोर्ट का रुख काफी कड़ा नजर आ रहा है। दर्शकों, राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है।
देश के अलग अलग अदालतों में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कड़ी फटकार पड़ चुकी है। पहले राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगा तो उन्होंने ये कहते हुए यू टर्न ले लिया कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो ये आरोप लगा रहे थे। वहीं अब ब्रिटिश नागरिकता केस में नया ट्विस्ट आ गया है। दर्शकों, राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता केस में अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। दरअसल राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा कदम उठाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राहुल गांधी के नागरिकता विवाद मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की याचिका स्वीकार कर ली है। वहीं हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले से संबंधित रिकॉर्ड्स अगली सुनवाई पर फिर से प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने दिया है। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने और मामले से जुड़े रिकॉर्ड के अवलोकन की मांग की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित है। पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत से अनुरोध किया था कि मामले की सुनवाई खुले कोर्ट में न की जाए। केंद्र सरकार का तर्क था कि गृह मंत्रालय से प्राप्त दस्तावेज गोपनीय है। इस अनुरोध के बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई चेंबर में की थी। उस समय गृह मंत्रालय के अधिकारी रिकॉर्ड लेकर उपस्थित हुए थे, जिनका अवलोकन कर अदालत ने दस्तावेज वापस कर दिए थे। वहीं इन गोपनीय कागजातों को पढ़ने के बाद कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका को और भी अहम माना। जज ने साफ किया कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी इस केस में पार्टी बनाया जाए, ताकि भारत सरकार के पास राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जो भी रिकॉर्ड मौजूद है उन्हें कोर्ट के सामने रखा जा सके। आपको बता दें कि ये याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने दायर की है। उन्होंने लखनऊ की एमपी एमएलए अदालत के 28 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उनकी मांग खारिज कर दी गई थी। याची ने पासपोर्ट अधिनियम और अन्य कानून के तहत जांच की मांग की है। वहीं याचिकाकर्ता बीजेपी नेता विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट के इस फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि ये लंबे वक्त से चल रही लड़ाई का नतीजा है। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और बताया कि हम मई 2024 से इस लड़ाई में है। राहुल गांधी चुनाव जीते और सांसद बने, लेकिन हमने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क करने को कहा। जुलाई 2024 में हमने गृह मंत्रालय के विदेशी नागरिकता विभाग को सबूत सौंपे। उन्होंने दावा किया कि हमने भारत सरकार को राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता होने के सबूत दिए हैं। हमने इस संबंध में ब्रिटेन नागरिक से भी संपर्क किया तो पता चला कि 2022 से राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता के बारे में एक फाइल खुली हुई है। वहां पर कनाडा के रहने वाले किसी शख्स ने ब्रिटिश सरकार से शिकायत की है। विघ्नेश शिशिर ने बताया कि राहुल गांधी ने अपने ब्रिटिश कंपनी के दस्तावेज में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है। विघ्नेश शिशिर के अनुसार ब्रिटेन के नागरिकता रिकॉर्ड में राहुल गांधी का नाम दर्ज है और उनके पास राहुल बिंची के नाम से एक अलग पासपोर्ट भी है। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने दावा किया है कि राहुल गांधी और राहुल बिंची की जन्म तिथि 19 जून 1970 और बैंक विवरण एक ही है। इसी आधार पर उन्होंने राहुल गांधी का पासपोर्ट जब्त करने और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। तो देखा आपने कैसे नागरिकता के मामले में राहुल गांधी घिर गए हैं। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को हाल ही में दिल्ली शराब घोटाले के मामले में निचली अदालत से राहत मिली थी, लेकिन सीबीआई हाईकोर्ट पहुंच गई, जिसके बाद झटका लगने के बाद केजरीवाल ने जज पर ही सवाल उठा दिया। वहीं अब अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के अमरेली में विजय विश्वास सभा में बीजेपी सरकार पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि इस बार किसी पार्टी या नेता के नाम पर वोट मत दो, बल्कि अपने आप को वोट दो और अपनी सरकार बनाओ। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं, बल्कि आंदोलन, क्रांति, स्वतंत्रता और देश को तरक्की देने का नाम है। पंजाब में जनता की सरकार है और जनता के लिए काम कर रही है। अगर गुजरात में भी आपके नेतृत्व में जनता की सरकार बन गई तो पूरे राज्य का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने वीडियो बम फोड़कर अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया है। दरअसल दिल्ली बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सीएम रहते हुए अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास, जिसे बीजेपी ने शीश महल का नाम दिया है, उसका एक वीडियो जारी किया गया है। बीजेपी सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उस पोस्ट का शीर्षक धुरंधर पार्ट 3 का नाम दिया है। अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि फिल्म धुरंधर की वजह से रहमान डकैत का किरदार आजकल काफी चर्चा में है। दिल्ली को इसी तरह लूटा गया।
दिल्ली में 11 साल तक सरकार चलाने वाले अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन उन्होंने जनता का सारा पैसा लूटकर अपने ही घर में लगा दिया और एक शीश महल बनवा लिया। उन्हें लगा था कि कोई भी उन्हें हरा नहीं पाएगा, लेकिन हमारे धुरंधर मतदाताओं ने उन्हें हरा दिया। बीजेपी ने 14 मिनट का जो विस्तृत वीडियो जारी किया है, उसमें बंगले के अंदर की भव्य सजावट, महंगे सामान और इंटीरियर को दिखाया गया है। प्रवेश वर्मा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री आवास में लगाए गए जिम उपकरणों से लेकर फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम तक हर चीज बेहद महंगी है। उन्होंने बताया कि घर में 88 इंच का बड़ा टीवी लगाया गया, साथ ही 3 टीवी पर कुल 27 लाख रुपए खर्च हुए। इसके अलावा चिमनी, सोफा, मिनी बार और एंट्रेंस लाइट जैसी सुविधाएं भी लगाई गई। मंत्री वर्मा ने कहा कि उनके घर में 76 टेबल लगाए गए, जिन पर करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च हुए। इसके अलावा 8 बेड पर 40 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि कुर्सियों पर 60 लाख रुपए और कंसोल पर 50 लाख रुपए खर्च किए गए। उन्होंने बताया कि घर में 1.5 करोड़ रुपए के पर्दे लगाए गए। बीजेपी ने कहा है कि शीश महल में 50 एयर कंडीशनर लगाए गए और 5 लाख रुपए का इन्वर्टर सिस्टम भी लगाया गया। वहीं दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक धन से शीश महल के निर्माण से जुड़े आरोपों को लेकर अरविंद केजरीवाल की कड़ी आलोचना की है। सीएम गुप्ता ने कहा कि आप सभी लंबे समय से शीश महल का इंतजार कर रहे थे, आप सभी इसे देख सकते हैं। जनता के पैसे से उन्होंने ये शीश महल बनवाया और भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। विधानसभा में बोलते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया है कि हकीकत में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली को लूटा और खुद राजा की तरह जीवन जिया। सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आवास को लेकर अरविंद केजरीवाल द्वारा खड़े किए गए विवाद का हवाला देते हुए कहा कि 10 एयर कंडीशनर पर सवाल उठाते हुए खुद 5 गुना ज्यादा सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं इस मुद्दे को कोरोना काल से जोड़ते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि जब जनता को ऑक्सीजन और इलाज की जरूरत थी, तब ये लोग आलीशान घर बना रहे थे। दर्शकों, शीश महल के रिनोवेशन पर तय अनुमान से करीब 342% ज्यादा खर्च किया गया। ये खुलासा कैग रिपोर्ट में हुआ है। ऐसे में अब साफ हो गया है कि क्यों आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने कैग रिपोर्ट को दबाकर रखा था। दर्शकों, पीएम मोदी के घर यानी उनके गृह राज्य गुजरात जाकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दीजिए, क्योंकि आप पार्टी नहीं बल्कि आंदोलन, क्रांति और स्वतंत्रता और देश को तरक्की देने का नाम है। लेकिन शीश महल को लेकर जो खुलासे हुए हैं, उससे अरविंद केजरीवाल की पोल जरूर खुल गई है कि कैसे सत्ता मिलने के बाद वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। दर्शकों, निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के इतिहास को लेकर कई गंभीर दावे किए हैं। उन्होंने बताया कि 27 मार्च 1963 को ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू पटनायक अमेरिका पहुंचे थे। उस दौर में वो भारत, अमेरिका और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच एक अहम कड़ी के रूप में काम कर रहे थे। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये जानकारी साझा की। एक्स पर कुछ दस्तावेज शेयर करते हुए निशिकांत दुबे ने लिखा है कि 1962 में चीन के साथ हुआ युद्ध अमेरिका के कहने और उसकी आर्थिक मदद से लड़ा गया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि दलाई लामा के भाई अमेरिका के संपर्क में थे और दलाई लामा 1959 में अमेरिकी सहायता से ही भारत पहुंचे थे। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि 1963-64 के दौरान भारत ने अमेरिकी सेना को उत्तराखंड के नंदा देवी क्षेत्र में परमाणु उपकरण रखने की अनुमति दी थी। साथ ही अमेरिकी जासूस विमान U-2 के लिए उड़ीसा के चरपतिया हवाई अड्डे का इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था। सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस की चुनावी फंडिंग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया है कि 1955 और 1962 के बीच हुए सभी चुनावों में अमेरिका और सीबीआई ने कांग्रेस पार्टी को आर्थिक मदद दी थी। उस समय के अमेरिकी राजदूत ने अपनी किताब में ये लिखा है कि केरल के चुनाव में इंदिरा गांधी को सीधे तौर पर पैसे मिले थे। इस मुद्दे पर संसद में बहस हुई थी और एक समिति भी बनी थी। उन्होंने इसे कांग्रेस का काला अध्याय बताया। वहीं इससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि सोनिया गांधी का इलाज जिस हॉस्पिटल गंगाराम में हो रहा है वो प्राइवेट अस्पताल है, वहां आरक्षण लागू नहीं है। निशिकांत दुबे ने यह कहा है कि सोनिया गांधी को दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स देखे, ये हम चाहते हैं। सोनिया गांधी भारत की बड़ी नेता है। आज भी कांग्रेस का यदि कुछ अस्तित्व बचा है तो वो सोनिया गांधी के कारण ही है। निशिकांत दुबे ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर सोनिया गांधी का बहुत सम्मान है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के कुछ दिन पहले दिए गए बयान पर निशाना साधा। निशिकांत दुबे ने कहा कि 7 से 8 दिन पहले की बात है जब राहुल
राहुल गांधी ने कहा था कि यहाँ एक अपोलो अस्पताल है, जाकर पूछे कौन डॉक्टर SC है, कौन डॉक्टर ST है, कौन डॉक्टर OBC है। निशिकांत दुबे ने कहा कि मैंने कभी किसी डॉक्टर की जाति नहीं पूछी, डॉक्टर डॉक्टर है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का इलाज जिस अस्पताल गंगाराम में हो रहा है वो एक प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ आरक्षण लागू नहीं है। निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि एम्स में इलाज कराते तो वहाँ आपको 60% आरक्षण के डॉक्टर मिलते। क्या आपका भरोसा सरकारी अस्पताल में नहीं है? उनका इलाज भी डॉक्टर अरूप बासु कर रहे हैं, जो आरक्षित वर्ग के डॉक्टर नहीं है। सोनिया गांधी के स्वस्थ होने की कामना हम सभी करते हैं, लेकिन आपने कांग्रेस की क्या हालत बनाई है? जॉर्ज सोरस के कहने पर आप समाज को बांटकर देश क्यों तोड़ना चाहते हैं? निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि भले ही राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन सोनिया गांधी से उनके संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए निशिकांत दुबे ने यह भी लिखा है कि सोनिया गांधी जी की सलामती जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी जी को सोरस का एजेंडा लागू नहीं करने दिया जाएगा। वहीं निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के एक वीडियो पर बयान भी दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने यह कहा था कि केरल की नर्स राज्य की भावना का उदाहरण है, क्योंकि वे धर्म, समुदाय या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर मरीजों के बीच भेदभाव नहीं करती। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें